नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो पिछली 2 क्लासों में आपने आई दृष्टि की जो वन लाइनर क्लासेस हैं, उनको कंप्लीट कर लिया होगा। अब चूँकि कम समय बचा हुआ है, तो आपकी डिमांड पर क्लासेस को दिन में 2 दिन मतलब दिन में 2 बार लाया जा रहा है। एक दिन में 2-2 क्लासेस लाई जा रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको आर्थिक परिदृश्य से स्टार्ट करूँगा। आपने वन लाइनर को कर लिया है, अब हम इसके आगे आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं आरओ के लिए, उनको हम आर्थिक परिदृश्य का जो टॉपिक है, उसको आप इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पीपी सर आपको क्लासेस करा ही रहे हैं, उनके साथ भी आप क्लासेस करिए और यहाँ आपको इस क्लास में हम आर्थिक परिदृश्य की क्लासेस करेंगे। और जो क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो आप कमेंट करके जरूर फीडबैक दिया कीजिए कि हमें इस क्लास में ये अच्छा लग रहा है या ये सुधार की आवश्यकता है। तो ठीक है, चलते हैं सीधा टॉपिक पर विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला टॉपिक देखते हैं, आर्थिक परिदृश्य का जो टॉपिक है उसमें राजकोषीय घटनाक्रम में पहला देखते हैं। और आपको इस क्लास में ना कि चूंकि इकोनॉमिक्स का आपको जो क्लासेस है उसको डिटेल में क्लासेस पूरी नहीं हो पाई है, तो जो टर्म आपका यहाँ इकोनॉमिक्स का फंसेगा और जो एग्जाम में आने लायक होगा उसको यहीं पे आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला टर्म देखते हैं, क्या कह रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान, जो जीडीपी के अनुमान आए गए हैं उसको बताया गया है। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है हम ये देखते हैं। तो पहला ही टॉपिक है आपका जीडीपी। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो एक साल में जो देश के अंदर, एक साल में जैसे ये देश मान लिया, एक साल में देश के अंदर जो बनी अनंतिम वस्तु, मतलब कोई वस्तु है जैसे ये पेन है, तो ये जो फाइनल प्राइस होगा इस पेन का, बनी हुई वस्तु का एक साल में बना हुआ लास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जीडीपी कहलाता है। मान लीजिए ये पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, तो ये जो 20 रुपए है एक साल में देश के अंदर, और जो मार्केट प्राइस मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस जैसे 20 रुपए, बनने की लागत 15 रुपए, लेकिन इसका मार्केट प्राइस 20 रुपए है, तो ये जीडीपी में 20 रुपए काउंट किया जाएगा। तो एक साल में देश के भीतर बने हुए अनंतिम वस्तुओं का जो अंतिम प्राइस है उसका मार्केट मतलब फाइनल वस्तु का मार्केट प्राइस आपका क्या होता है, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और एक होता है आपका क्या, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक देश के मतलब जैसे भारतीयों द्वारा अगर देश के बाहर भी कुछ सामान बनाया गया है तो उसको अपने जीएनपी में जोड़ दिया जाता है। और जो देश में विदेशियों द्वारा बनाया गया, जैसे मान लीजिए अपने देश में कोई अमेरिका की कंपनी, एप्पल कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, तो वो अपने यहाँ जीएनपी में नहीं जोड़ा जाएगा। और अपने यहाँ की कोई कंपनी, कोई एमएनसी है जैसे ऑयल विदेश इंडिया लिमिटेड है, वो बाहर जो प्रोडक्शन कर रही तो उसका अपने यहाँ जीएनपी में ऐड कर लिया जाएगा। तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में अपने भारतीयों द्वारा विदेश में जो कमाया गया धन होता है उसको जोड़ लिया जाता है, और जो विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया धन होता है उसको घटा दिया जाता है। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है। एक देश की राष्ट्रीय जो आय होती है ना, वो एक प्रकार से सही अनुमान किया जा सकता है। तो आप जीडीपी समझ गए होंगे, जीएनपी समझ गए। जीडीपी एक साल में देश के भीतर बनी हुई वस्तुओं का मार्केट प्राइस, मतलब कि बाजार मूल्य जो होता है उसको जोड़ के जीडीपी बनती है। और जीएनपी में जो भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया गया धन होता है उसको जोड़ लिया जाता है, और जो विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया धन होता है उसको घटा दिया जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी आप टर्म समझ गए होंगे, बस आपको यही 2 टर्म समझने हैं। वैसे एक होता तो एनएनपी भी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास, जैसे जो मशीनों की घिसावट हो जाती है एक साल में या एक टाइम पीरियड के बाद, जो मशीनों की घिसावट का मूल्य होता है उसको एनएनपी में से घटा दिया, मतलब जीएनपी में से घटा के एनएनपी निकाल दिया जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी। ठीक है, तो ये 3 टर्म आपको याद रखने हैं, ये भी आपको पूछ लिए जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एनएसओ ने 2025 के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं, किसके, जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। तो एक चीज ये भी याद रखिए कि इसके आंकड़े किस बेस वर्ष मतलब किस स्थिर वर्ष से निकाले जाते हैं। तो 2011 और 12 का बेस ईयर लिया जाता है। 2011-12 ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो जीडीपी के अनुमान आंकड़े निकाले जाते हैं वो किस बेस ईयर को अनुमान मान के निकाले जाते हैं। तो 2011-12 के आंकड़ों को अनुमान मान के निकाले जाते हैं। ठीक है, और निकालता कौन है, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीई मतलब प्रोविजनल एस्टिमेट, मतलब अनुमानित, जो अनुमानित आपके आकलन होते हैं प्रोविजनल एस्टिमेट्स। ठीक है, जीडीपी वृद्धि आपकी 6.5% अनुमानित है। 6.5% की आपकी जीडीपी में ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है आपकी 24-25 के लिए कितनी अनुमानित की गई है, तो 6.5%। तो ये आपका इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया, क्या, 6.5%। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, देख आपको हाईलाइट करके ये पीडीएफ भी दे दी जाएगी, तो केवल जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको हाईलाइट किया गया है, तो आपको केवल उसी को देखना है, और जो भी फालतू की चीजें या एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं
वो अब इतना समय भी नहीं बचा है कि आप सब कुछ पढ़ सकें। तो ठीक है, केवल आपको हाइलाइट पर ध्यान देना है, अच्छे से आपको हाइलाइट की गई, केवल जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या फैक्ट्स होते हैं, उनको हाइलाइट करके आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ से आपका देखेंगे जीवीए, तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है? जीडीपी के लिए जो एक आकलन की विधि होती है वो होती है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मतलब कि हर वस्तु का हर स्टेज पे, जैसे पेन बनने के लिए मान लीजिए प्लास्टिक का यूज हुआ है और रबड़ का यूज हुआ है, तो प्लास्टिक का लास्ट प्राइस, रबड़ का लास्ट प्राइस, हर स्टेज पे उसको जोड़े जाएगा, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऐड किया जाएगा। तो वो कह रहा है कि नाम मात्र मतलब नॉमिनल जीवीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष के लिए क्या की गई है, ये 9.5। ये आपका इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो रियल जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, रियल जीवीए का जो ग्रोथ रेट है वो आपकी है 6.4%। आपको देखिए लास्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी है ना, उसको भी आपको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा। तो ठीक है, पहले आपको पूरा करा देते हैं, फिर जो लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसकी भी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी। तो ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ रेट देखिए हमने, जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि जीबीए का नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। जीबीए का 6.4% है, पास में है तो याद किया जा सकता है। अब जीबीए में क्षेत्रवार संरचना की दृष्टि में जो ग्रोथ रेट हुई है वो एक बार देख लेते हैं। वैसे कुछ ज्यादा याद इसमें फैक्ट नहीं करना, बस ये देख लेना है कि जो आपका टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, ये आपका पहले नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाया है। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री आती है, ये आपका दूसरे नंबर पे आया है। और आपका प्राइमरी सेक्टर जो जो आपका एग्रीकल्चर जिसमें शामिल किया जाता है, वो आपका तीसरे नंबर पर है। मान लीजिए आपको सीक्वल से लगाने या आरोही अवरोही क्रम में लगाने की दे दे, तो आप याद रख सके उल्टा क्रम है, 3 का 1, 2 का 2 और 1 का 3, मतलब 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप तो ये सब जानते ही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? पहले हैंड टू हैंड कैश दिया जाता था किसी लाभार्थी को, अब उसके बैंक अकाउंट, जो आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट होता है, उसमें सीधा ही उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो सके। तो यही बता रहा है कि एक रिपोर्ट आई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, याद नहीं रखना है, बस एक फैक्ट याद रखने के लिए। कई बार स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा एक मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया, जिसमें बताया गया है कि जीडीपी के द्वारा 3.4 लाख करोड़ रुपए, अच्छा दिख नहीं रहा वो, जीडीपी की जो आपका 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद हुई है। किससे? जो रिसाव होता था, जो भ्रष्टाचार हो जाता था। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक फायदा दिखाया गया है। वैसे तो ये फैक्ट मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार नजर मार लीजिए आप। कुल ब्याज जो 16% होता था, उससे घटकर ये 9% रह गया है। ठीक है, ये भी आपको एक फैक्ट है जनरली याद रखने के लिए। एक ये चीज देखिए आपका जेम ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी क्या होता है? जनधन अकाउंट होते हैं, आधार इनेबल्ड अकाउंट और मोबाइल। देखिए जेम का क्या अर्थ होता है? जनधन बैंक खाते होते हैं, आधार विशिष्ट पहचान संख्या, जनधन अकाउंट, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल, जेम ट्रिनिटी होता है, जो हमें डिजिटली साक्षर करने के लिए प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पारदर्शी हस्तांतरण, कल्याणकारी दक्षता बनाते हैं। तो ये जेम ट्रिनिटी पूछ सकता है कि जेम ट्रिनिटी क्या होता है? तो जनधन, आधार और मोबाइल, तो ये तीन चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? जेम ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी। उसके बाद चलिए, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष हो चुके हैं। किसी चीज के 10 वर्ष हुए, कोई चीज पहली बार स्टार्ट की जा रही है, या यूपी में किसी ने अच्छा काम किया हो, तो ये यूपी और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके कितने 10 वर्ष हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा, देखिए योजनाएं भी बहुत पूछी जाती है आरओ में, मिलान करने के लिए दी जाती हैं, ऑर्डर लगाने के लिए दे दी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, अब कैसे याद रखना है? देखिए 10 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी 2025 चल रहा है, तो 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2015 में ये स्टार्ट की गई, अप्रैल 2015 में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा, और कैसे याद रखना है? देखिए मुद्रा मतलब मुद्रा, 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये भी याद ना रहे कि 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैसे याद रखना है? मुद्रा द्रा 10, तो मुद्रा के 10 वर्ष हो चुके हैं, तो 10 वर्ष बैक जाएंगे तो 2015 में ये स्टार्ट की गई है। ये भी एक याद रख लीजिए। फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ शुरुआत हुई। हो सकता है ये पूछ दे कि फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ किस योजना की शुरुआत हुई, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस मिशन के तहत हुई? तो फंडेड द अनफंडेड मिशन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? देखिए, मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग देश में 52 करोड़ से अधिक ऋण खाते, मतलब अकाउंट, 52 करोड़ से अधिक अकाउंट खोले गए हैं। दो फैक्ट और हैं इसमें, लगभग 68% जो खाते या ऋण दिए गए हैं वो फीमेल महिलाओं को दिए गए हैं, और लगभग 50% जो ऋण दिए गए हैं
वो ओबीसी, एससी और एसटी को दिए गए। ये भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये डाल दे 1/3 या 3/4, कुछ भी ऐसे करके डाल सकता है। तो आप ये याद रखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको, वहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ना आरओ का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा हाई हो गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफी हद तक पूछे जाते हैं, जो टफ सवालों में आ जाते हैं। तो मैं इस लेवल तक जाके भी पढ़ना होगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा 10 साल हो चुके हैं, 2015 में स्टार्ट हुई, 52 करोड़ खाते खोले गए, 68% खाते किसके, महिलाओं के, 50% जो ऋण दिया जा रहा है ओबीसी, एससी, एसटी मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को दिया जा रहा है, जो वर्ग हाशिए पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फंडिंग द अनफंडेड मिशन भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें यही लिखाया गया है। और तमिलनाडु इसमें पहले नंबर पे, हाँ ये याद रखना है। यूपी सेकंड नंबर पे है इसमें, किसमें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण बांटने में। तमिलनाडु पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर। एक बार नजर मार लीजिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर है। और ये आपको बताया गया 68% और 50% के बारे में। और इसमें एनपीए का स्तर भी एक नियंत्रण में। एक स्टेटमेंट डाल सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जा रहा है उसमें एनपीए का स्तर काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि ना मुद्रा योजना की तरह आप सोचेंगे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है तो सहाय हो सकता है इसमें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसे ऋण दिए जाते हैं जो कभी वापस नहीं आते हैं, जो 90 दिनों के बाद जो वापस नहीं आते, तो उनको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो आप सोचेंगे मुद्रा योजना के तहत शायद हो सकता है कि एनपीए खाते अधिक हों, लेकिन नहीं, एनपीए उचित नियंत्रण में। थोड़ा सा डीप हो जाएगा, पर फिर भी एक बार याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। अब योजना के अनुसार 4 श्रेणियां, पहले 3 श्रेणियां थी, एक चौथी श्रेणी जोड़ी गई है, तो इसको भी अब हमें याद रखना है। तो 4 श्रेणियां कौन कौन सी आपको पता होगा। देखिए, पहली श्रेणी शिशु, किशोर, तरुण, 3 श्रेणियां तो पहले से थी। अब इसके बाद तरुण प्लस की चौथी कैटेगरी जोड़ी गई है। तो शिशु में देखिए कितने 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सिविल स्कोर कैसा है, इसके हिसाब से आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन, 5 लाख से 10 लाख तक, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख तक की है, उस हिसाब से आपको लोन। और एक तरुण प्लस की कैटेगरी जोड़ी गई है, जिसमें आपको 10 लाख से 20 लाख ये दिया जाता है किसको, जिसके तरुण अकाउंट होते हैं या तरुण बैंक खाते होते हैं, उसके जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो जैसे आपने 10 लाख का पहले लोन लिया, आपने बाकायदा टाइम से चुका दिया, तो उसके बाद आपको 20 लाख तक का तरुण प्लस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो केवल आपको ये याद रखना है कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष हो गए, जो भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है ना, जिसमें हम कहते हैं कि हम 4th ग्लोबल इकोनॉमी बन गए हैं। तो उसी के आधार पर कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए, एक बार नजर मार लीजिए। जैसे वास्तविक जीडीपी जो आपको पीछे बताया 6.5% की, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5% की दर से बढ़ रही है, एक फैक्ट ये हो गया। और कुछ इसमें खास इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार निर्यात देख सकते हैं कि निर्यात लगभग आपकी जीडीपी का 76% की ग्रोथ रेट दिखाता है आपका निर्यात, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा निर्यात में सबसे ज्यादा कौन से सामान्य, कौन सी चीजें, कौन से आइटम्स ऐड होते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स। तो मतलब इसका इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और आपका ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स, कुछ भी आप कोड बना के, या किसी भी 3 ही है आप याद रख सकते हैं, वैसे उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डाल दिया जाएगा। सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाले आइटम्स कौन कौन से होते हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रग्स, ठीक है। अब चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, जैसे एफडीआई का स्तर बताया गया है यहाँ, एफडीआई 90% से अधिक एफडीआई स्वचालित मार्ग से आता है। तो एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एक एफपीआई होता है, एक एफडीआई होगा, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जो सीधा कंपनियों में जो नया पैसा लगाया जाता है वो एफडीआई होता है, ठीक है। इसके भी कई टर्म होते हैं, लेकिन एफडीआई किस 2 प्रकार से आता है, एक तो आता है आपका स्वचालित मार्ग से, और एक आता है आपका दिल्ली या रिस्ट्रिक्टेड मार्ग से। तो स्वचालित मार्ग से आता है जो सीधा पूरा पैसा आ सकता है बिना किसी रोक टोक के, और कुछ जैसे डिफेंस में हुआ, कुछ कुछ सेक्टर में हुआ जो स्वचालित मार्ग से नहीं आता, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्लू फील्ड होता है, इस प्रकार से होते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब कि जो नया पैसा आता है, और होता है कि मतलब पुराना पैसा, इस प्रकार से आपका एफडीआई होता है। एफडीआई के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, तो ठीक है, इतना भी डीप नहीं जाएंगे, एफडीआई के बारे में ओवरऑल सब लोग जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से, हाँ एक चीज और ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको यूपीआई, कितने देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, यूपीएससी 2025 में भी इसके बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ एक और 2 देश अच्छे से याद रखने हैं, और आप ओवरऑल एलिमिनेट ही कर लेंगे। देखिए, आपको रखना है फ्रांस और यूएई याद, यूएई भी आपको याद रहेगा। फ्रांस कैसे रखना है, जब इमैनुअल मैक्रो, आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रो आए थे, इमैनुअल मैक्रोन,
जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने किस प्रकार आपके चाट और टिक्की के ठेले पर उन्होंने किस प्रकार यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया था। तो ये बहुत न्यूज़ में आया था। तो फ्रांस आपको याद उस प्रकार से रहेगा। यूएई आपको रहे और देखिए नेपाल, भूटान तो ये पड़ोसी देश हो गए। मॉरिशस, श्रीलंका और सिंगापुर, ये तो आपको याद रहेंगे। आपको मेजरली ये जो यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें अगर आप फ्रांस से एलिमिनेट कर लेते तो क्वेश्चन इजीली हो जाता आपका। तो फ्रांस और यूएई आपको याद रखना है। तो पता है ये 6 कितने 2, 2, 4, 2, 6, 7 देश हो गए। 7 देशों हाँ, ये भी पूछ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ, 7 ही देश हैं। तो आपके कितने देशों द्वारा आपका यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया है? हो सकता है नंबर डाल दें, क्योंकि आर और पीसीएस लेवल तक जाके पूछ देते हैं। तो डाल देगा 6, 5, 7, 8 कितने देशों द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है, तो 7 देशों द्वारा। और वैसे क्वेश्चन बनने के चांस यही है, इसमें आपको 4-5 देश देगा, एक एक्स्ट्रा देश ऐड कर देगा कि उनमें से कौन सा देश नहीं है पूछ लेगा, या पूछ देगा उनमें से कौन सा देश है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आज चलते हैं केंद्रीय बजट, जो बजट 2025 का यूनियन बजट आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें देखिए एक प्रसिद्ध कथन कहा गया है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। तो जो ये कथन कहा गया है निर्मला सीतारमण जब बजट पेश किया गया है, तो कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से बनता है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा राव अप्पा, मतलब अप्पा राव, मतलब GAR, गुरजादा अप्पा राव, GAR ऐसे याद रख सकते हैं आप, GAR गुरजादा अप्पा राव। और ये तेलुगु कवि और नाटककार थे। क्या कथन था इनका? कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से बनता है। इसी कथन के द्वारा इस बजट को 1 फरवरी 2025 में के दिन प्रस्तुत किया गया। ये तो पता ही 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। अब बजट में ये तो होता ही सबका साथ सबका विकास, ये तो इजीली है। ठीक है, ये आपके गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छी शिक्षा, ये भी आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब यहाँ देखते हैं, देखिए बजट में आपको कितने विकास उपाय को ध्यान में रखकर, मतलब देखिए बजट में एक टर्म दिया गया था ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। 4 आपके फैक्टर दिए गए थे, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। विकास उपाय 4 लोगों मतलब 4 वर्गों को ध्यान में रखते हुए, गरीब, युवा मतलब ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4 लोगों को ध्यान में रखते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये कैसे याद रखेंगे? कहते नहीं है कि बहुत 10 लोग ज्ञान देते रहते हैं, इसको 10 लोग ज्ञान देते हैं, उसको 10 लोग ये करते हैं, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। 4 सेक्टर मतलब 4 वर्ग, उनके 10 कितने 10 व्यापक क्षेत्र हैं। व्यापक क्षेत्र आपको बिल्कुल याद नहीं रखने, हो सकता है ये पूछ दे कि 4 जो वर्ग हैं उनको कितने व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। वैसे इतने लेवल तक जाने की उम्मीद नहीं है, तो आपको केवल गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी देखते हैं, केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत के 4 शक्तिशाली इंजन हैं। तो देखिए इंजन में वैसे आपको अगर साइंस टेक पढ़े होंगे तो इंजन में 4 सेक्टर और 3 सेक्टर इंजन होते हैं। तो 3 सेक्टर इंजन जैसे PSLV, 4 सेक्टर इंजन GSLV बड़ा होता है। तो जब विकसित भारत की बड़ी यात्रा तय करनी है तो 4 सेक्टर इंजन क्या हो गए? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये केवल आपको ट्रिक बताने याद रखने के लिए बताई जाती है, ताकि इस लेवल तक भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। किया जाएगा कि बजट में प्रस्तुत किया गया जो 4 शक्तिशाली इंजन, सॉरी जो शक्तिशाली इंजन की अवधारणा है, तो कितने शक्तिशाली है या कितने इंजनों की बात की गई है? तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, तो 4 सेक्टर आपके 4 शक्तिशाली इंजन, आप इससे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधा पहले इंजन की मतलब पहले वर्ग की तरफ चलते हैं। उसमें क्या कहा गया? प्रथम इंजन के रूप में कृषि। तो इसमें आपकी योजनाएं दी गई, योजना यूपी और आरओ में बहुत आती है। तो आपने जैसे आरओ और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के भी जब क्वेश्चन देखे होंगे तो योजनाएं बहुत पूछ दी जाती हैं। तो हमें योजनाओं को भी, जो इंपॉर्टेंट योजना है उनको भी देखते हुए चलना है। तो जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें मतलब धन धान्य कृषि योजना कृषि के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको इजीली बताएंगे कि कैसे याद रखना है। तो देखिए पूछा जाएगा धन धान्य कृषि योजना है, तो इसमें देखिए 100 जिले, कृषि में जो भी बजट में कृषि दिया गया उसमें कुछ 100 जिले, 100 क्षेत्र, ये आपको बार बार आएगा, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आगे जैसे चलेंगे तो आप याद कर पाएंगे। 100 जिलों तो वो शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इजी रहेगा, कृषि उत्पादक बढ़ाना, देखिए फसल विविधता, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण की जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाना, पंचायत स्तर पर सिंचाई और सुविधा, मतलब ये आप देखते ही पकड़ लेंगे अगर उसका उद्देश्य दिया जाएगा और कथन के रूप मतलब स्टेटमेंट के रूप में आएगा। तो कितने जिलों तक? 100 जिलों को शामिल किया गया है। उसका उद्देश्य पकड़ लेंगे, बस याद करना है आपको, 1.7 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा, मदद मिलने की संभावना है। तो 100 जिलों तक
पहला है 1.7 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है, उद्देश्य आप समझ जाएंगे। अगर देखिए ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, अगर ये भी पढ़ेंगे ना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण की अगर बात कार्यक्रम की बात की जाएगी तो इसमें भी देखिए 100 विकासशील कृषि, तो आपकी यहाँ 100 विकासशील कृषि जिले, यहाँ भी आपको 100 विकासशील कृषि जिले, यहाँ भी आपका 100 नंबर आ गया। ठीक है, तो यूपी की जो कृषि योजना है उसमें 100 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, दलहन और आत्मनिर्भरता मिशन, वैसे इसको याद नहीं करना है, फिर भी एक बार देख लीजिए, ये 6 वर्षों के लिए आएगी। तो ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, वैसे तो लगभग पता ही होगा कि मखाना बोर्ड बिहार में बनाए गए हैं। मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन, ठीक है, मार्केटिंग में सुधार लाने हेतु बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, मतलब किया गया है। ठीक है, बीपीएससी, चूंकि आपकी ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जो भी आरओ और यूपीपीसीएस देते हैं, तो काफी छात्र हम लोगों से में बीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो बीपीएससी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, ये भी एक लाइन याद रख सकते हैं, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा भारत उत्पादक रहा है। ठीक है, कपास उत्पादन शुरू करने की घोषणा की गई है। कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। कितने वर्ष के लिए? कपास, चूंकि यूपीपीसीएस और आरओ का इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट होता है, तो कपास के बारे में एक बार हम देख सकते हैं, कुछ कपास के बारे में मिशन शुरू हुआ हो या कपास के बारे में कोई रैंकिंग ऊपर नीचे हुई हो। और चूंकि एग्रीकल्चर में आपको कपास और सारे ही एग्रीकल्चर आइटम्स की रैंकिंग और कौन सा स्थान किस में उत्पादन, किस में भंडारण सबसे ज्यादा होता है, ये आपको कराया गया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको ग्रुप के कमेंट बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और ग्रुप पे भी अगर आप सर्च करेंगे विज्ञप्ति पीसीएस नाम से तो आपको मिल जाएगा। और चूंकि यूट्यूब पर आप जाके प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी सारी क्लासेस, और टेलीग्राम पर आपको लगभग पिंड कमेंट में सारी पीडीएफ भी मिल जाती है, जो कि प्रीलिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। रिसेंट में ही आपको डाली गई है। तो यदि आपको कोई पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में से टेलीग्राम की लिंक देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको पिंड कमेंट में सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 5 वर्ष के लिए आपका कपास उत्पादन मिशन को स्टार्ट किया गया है, जो लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण जो कपास है उसकी निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन स्टार्ट किया गया है 5 वर्षों के लिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन, ये तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि यूरिया की आपूर्ति, यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हो सकता है वो रिसेंट में पूछते कि हाल ही में यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ये यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये नामरूप असम में स्थापित किया जा रहा है, तो आपका ध्यान रखेंगे आपका। अब चलिए दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई, जो हम 4 सेक्टर के इंजन पढ़ रहे थे, कृषि, एमएसएमई, अब दूसरा इंजन क्या हुआ, एमएसएमई को पढ़ते हैं। तो देखिए एमएसएमई के रूप में एमएसएमई का निर्यात क्षेत्र में 45% योगदान है, ये आपका स्टेटमेंट में डाल सकता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एमएसएमई में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एमएसएमई की जो परिभाषा और निवेश और कारोबार के जो सेक्टर, मतलब जो उनके अनुमान, मतलब कि आंकड़े चेंज हुए, बस उसको आपको ट्रिक से याद रखवा दे रहे हैं। तो देखिए ये पूछ लेता है आपका, तो वर्तमान में आंकड़े क्या थे, आप ये देखिए 1 से 5, मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, कारोबार उसका 5 करोड़ होगा। तो देखिए ये आपका माइक्रो सूक्ष्म उद्योग बन जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये तो आपको पता ही है। एमएसएमई माइक्रो सूक्ष्म स्मॉल लघु और मीडियम मध्यम उद्योग। तो पहले इनके आंकड़े क्या थे, देखिए पहले इनके आंकड़े क्या थे, 1 से 5 लाख, सॉरी 1 करोड़ से 5 करोड़। तो 1 करोड़ निवेश है और 5 करोड़ कारोबार है, तो 5 करोड़ टर्नओवर है, कारोबार है, तो वो सूक्ष्म उद्यम होता था। अब लेकिन इसकी परिभाषा को संशोधित किया गया, तो अब कर दिया गया 2.5 से 10 करोड़, इसको कर दिया 25 से 100 करोड़, 125 से 500 करोड़। अभी तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए थोड़ा सा ब्लैंक पेज देते हैं, तो इसको कैसे याद रखना है, एम माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको ये आपको याद रखना है कि जैसे उसका निवेश, निवेश और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो 2.5, देखिए यहाँ 2.5 आपको याद रखेंगे, 25 और 125, तो देखिए तीनों एक ही सीरीज के हैं, 2.5 उसके बाद 25 125। अब इसमें इंटू 4 करते चलेंगे तीनों में। देखिए आपको फैक्ट ऐसे ही याद रखेगा, अगर आप सोचेंगे फैक्ट को रट के याद रखेंगे तो फैक्ट याद कभी नहीं रहेगा, एग्जाम में आप जरूर ही भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन ऑप्शन आते हैं कि एग्जाम में जाके आप भूल जाएंगे। तो यहाँ से 2.5
25, 125। अब यहाँ कहीं 50 नहीं है, कहीं 75 नहीं है, कहीं 150 नहीं है, कहीं 200 नहीं है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो माइक्रो में आपका 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 4 10 करोड़, 25 इंटू 4 100 करोड़, 125 इंटू 4 आपका कितना हो गया? 500 करोड़। तो देखिए इंटू 4 तीनों में किया तो आपका ये टर्नओवर निकल के आ गया, और आपने 2.5, 25, 125 तीनों एक ही सीरीज के नंबर है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का नंबर निकल के आ गया। तो कितना इजी तरीके से आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, तीनों एंटरप्राइज मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के आपको परिभाषा उनकी याद करा दी गई। तो अब यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल बेझिझक इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पूर्वोदय को याद रखना है। वैसे कहा तो क्या है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, इसका जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो आपका बिहार में बनाया गया है। तो ये भी आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन आप पूछेंगे पूर्वोदय क्या है, तो ठीक है, पूर्वोदय पूर्वी क्षेत्रों के जो विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम पूर्वोदय मिशन स्टार्ट किया गया है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें आपका होता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप इसमें आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को भी पूर्वोदय मिशन में शामिल किया गया है। इसी प्रकार एक और स्कीम होती है आस्था लक्ष्मी राज्य। यदि किसी ने नहीं सुना हो, एक ये टर्म होता है आस्था लक्ष्मी राज्य। तो ये कौन होते हैं? इसमें सिक्किम प्लस 7 जो सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर को जोड़ के क्या बोलते हैं? आस्था लक्ष्मी राज्य। ऐसे अनऑर्थोडॉक्स जो क्वेश्चन आ जाते हैं, अनयूजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग पूछते हैं कहाँ से आ गए। तो ये इसी प्रकार से में करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर से लिंकेज होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको करते चलना है। तो आप आस्था लक्ष्मी राज्य समझ गए होंगे, और आप पूर्वोदय मिशन को समझ गए होंगे, जिसमें आपके 5 स्टेट बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसमें आप आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन होंगे तो उसको याद रखिएगा। और बिहार में राष्ट्रीय खाद्य उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान भी बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये चलते हैं अब निवेश के बारे में देखते हैं। अगर कुछ होगा तो निवेश के बारे में देखिए, एक आपका स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो भारतीय भाषाओं में जो पुस्तकें हैं उनको डिजिटली रूप में उपलब्ध कराने के लिए, डिजिटाइजेशन करने के लिए बुक्स का भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्टार्ट की गई। जैसे एक अभी जूनियर असिस्टेंट का एक ट्रिपल एससी के द्वारा पेपर कराया गया था, तो बताया गया था उसमें बुक्स को जो एआई के थ्रू जो कन्वर्ट करने के लिए एक कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो जैसे सर ने आपको घटनासार की क्लासेस में भी कराया जाए, तो क्या क्या योजना चल रही है? भाषिनी। ये बुक्स को एआई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका क्या नाम है? भाषिनी, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, ये आपने देख लिया भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अब आगे चलते हैं सीधा, देखिए भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मन प्लाज्मा लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। सीड बैंक, जीन बैंक, जहां आपने पढ़ा होगा कि सीड बैंक क्या होता है, जहां सीड को प्रिजर्वेटिव करके रखा जाता है, भविष्य के लिए संरक्षित करने के लिए सीड बैंक बनाए जाते हैं। उसी प्रकार जीन्स जो होते हैं, जीन्स को संरक्षित करके भविष्य के लिए रखा जाता है, तो उनको जीन बैंक बोलते हैं। तो भारत में दूसरा जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, ये आपका बजट में कहा गया है। अब आप कहेंगे कि पहला जीन बैंक कहाँ है? तो पहला जीन बैंक आपका आईकार जो नई दिल्ली में बना हुआ है, उसके अंदर बना हुआ है पहला जीन बैंक। तो दूसरा बनाया जाएगा, अभी जगह तय नहीं की गई है, लेकिन दूसरे की बात कही गई, दूसरा भी अब बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपियों में जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं, जो पांडुलिपियां होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, दस्तावेज डिजिटली रूप में संरक्षित करने के लिए उनको क्या ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जा रहा है। क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, जो पुराने कागजों पत्रों पर लिखी जाती है, जो पुरानी हमारी पांडुलिपियां होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ज्ञान भारतम मिशन और भारतीय भाषा पुस्तक योजना, दो मिशन आपको बताए गए, एक योजना एक मिशन है। ये भारतीय भाषा पुस्तक किसके लिए है? आपकी पुस्तकों को डिजिटली रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषाओं में। उसी प्रकार ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। तो ये आपको क्या है? पांडुलिपियों को डिजिटली रूप में उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। अब निर्यात को देख लेते हैं, चौथा इंजन आपका हो गया निर्यात।
ठीक है, निर्यात में आपको क्या देखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक भारत ट्रेड नेट चलाया जा रहा है, डिजिटली सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जा रही है, एक डिजिटली प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को सुगम बनाने के लिए क्या भारत ट्रेड नेट स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक आप ये देख सकते हैं, बीमा क्षेत्र में, चूंकि आपको पता होगा बीमा क्षेत्र में पहले 74% आपका एफडीआई विदेशी निवेश, जो एफडीआई होता था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 100% कर दिया है। लेकिन यह संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में करेंगे। जो प्रीमियम होता है, यदि जो कंपनियां उसका निवेश भारत में करेंगी, संपूर्ण प्रीमियम का निवेश, थोड़ा सा संपूर्ण एक्सट्रीम वर्ड हो रहा है तो कहीं आप फंस ना जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट करके बताया गया। तो 74% से आपका 100% जो एफडीआई कर दिया बीमा क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में जो 100% एफडीआई कर दिया है, वो उन कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा जो संपूर्ण प्रीमियम को भारत में निवेश करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कोई खास इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है आपके। अब देखिए, जो टैक्स स्लैब है ना, इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं, उसको आप एक बार नजर मार लीजिए। बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स याद करवा दी जाएगी, उसके बाद आप भूलेंगे ही नहीं। चूंकि गवर्नमेंट ने भी इसको ईजी कर दिया। अब देखिए कैसे याद रखना है, देखिए 4 लाख, चार चार बढ़ना है, 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20, से 20 से 24, 4 4 लाख आप बढ़ रहे हैं। सेम इसी प्रकार 4 लाख तक शून्य है, उसके बाद आपका 4 से 8 लाख तक 5% है, 5 से 10%, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो यहाँ आप 5% बढ़ रहे हैं, यहाँ 4 लाख, मतलब 4 का नंबर बढ़ रहे हैं या 5 का नंबर बढ़ रहे हैं, तो ईजी हो जाएगा। 4 लाख तक कितना हो गया आपका 0%, 4 से 8 लाख बढ़ेंगे तो 5%, 8 से आप 12 लाख बढ़ेंगे तो 10%, 12 से आप 16 लाख बढ़ेंगे तो 15%, इसी प्रकार आप कंटिन्यू चलते जाएंगे। 24 लाख से ऊपर होगा तो 30%। देखिए कितना, मतलब यदि कोई व्यक्ति 24 लाख से ऊपर कमाता है तो वो अपन लगभग 1/3 इनकम अपना इनकम टैक्स के रूप में पे कर देता है। तभी कहा जाता है कि हम लोगों के इनकम टैक्स की जो स्लैब है, मतलब इनकम टैक्स बहुत ज्यादा होता है। अब आगे चलते हैं, बजट के प्रमुख तथ्य बताए गए हैं, तो आपको यहाँ लगभग सारे तथ्य पीछे बता ही दिए गए हैं, तो इसमें आपको रिपीटेशन होगा, तो आपको पढ़ते हुए आगे निकलते चलना है। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे आपको सब करवा दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बजट के संगठक देखते हैं, बजट में कौन कौन सी चीज शामिल होती है। देखिए, ये प्राप्ति के स्रोत हैं, ये आपके व्यय, कहाँ कहाँ कितना बजट का हिस्सा व्यय होता है, मतलब जैसे 1 रुपए का हिस्सा लेते हैं तो कितने पैसे कहाँ व्यय होते हैं, और 1 रुपए को मान के चलते हैं तो कितने पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्स और शुल्क कलेक्ट करती है, उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है ना, सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा उसमें जाता है। तो ये आपको याद रखना, बस इसमें इतना ही याद रख लेंगे तो बहुत होगा। वैसे अगर चाहें तो ब्याज भी उसके बाद आता है सेकंड फैक्टर, बट लेकिन आप इसको याद रखिएगा, बहुत होता है। उसके बाद पूछता है कि प्राप्ति कहाँ कहाँ से, जो बजट होता है हम लोग का, वो कहाँ कहाँ से बनाया जाए, कहाँ कहाँ से प्राप्त होकर बजट बनता है। उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, देखिए सबसे ज्यादा हिस्सा होता है आपका उधार व अन्य देयताएं, तो ये आपका नहीं देगा, क्योंकि वो पता है सबसे ज्यादा हिस्सा बहुत, मतलब है, आप एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद आता है, देखिए कंफ्यूजन आपको कहाँ होगी, इनकम टैक्स में जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसका सीक्वल ये है, इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लगाने को या आरोही क्रम में लगाने को दे दिया जाएगा, तो आप इसका याद रख सकते हैं आईजीसी से। कुछ ऐसी ट्रिक बना लीजिए, जैसे मैंने आईजीसी, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स, आयकर, आपका जीएसटी वस्तु और सेवा कर, और निगम कर। तो इनका 3 का सीक्वल हो। सबसे पहले आपका क्या हो गया, लाइबिलिटीज, मतलब कि उधार व अन्य देयताएं, उधार व अन्य देयताएं जो होती है, सबसे ज्यादा हिस्सा आपका प्राप्ति का बजट में वही होती है। उसके बाद होता है आपका इनकम टैक्स, उसके बाद होता है जीएसटी, उसके बाद होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छे से देख लीजिए। इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन, इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपको याद रहे आप याद रख सकते हैं, या कोई अपनी भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आईजीसी, आप अपनी कोई ट्रिक बनाइए, याद रखिए। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, इसमें दिया गया प्रतिभूति संव्यवहार कर, इनकम टैक्स में इसको शामिल किया जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजिशन ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रतिभूति संव्यवहार कर। ठीक है, इंग्लिश में ही देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज होती है उनके ट्रांजेक्शन, मतलब प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री पर जो कर लगता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिभूति संव्यवहार, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये आपके इनकम टैक्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, हो सकता है पूछ सकता है, पूछ ले सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन हल के आते हैं, यही आता है कि यूपी का बजट क्या है, उसका बजट मतलब यूनियन बजट, यूपी के बजट का फैक्ट, मतलब फैक्चुअल नंबर आते हैं।
या फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हुई है, आईएमएफ के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आप पीवाईक्यू में देखिए तो उसी प्रकार करिए, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब देखिए यूनियन बजट आया है, जो यूनियन बजट में आपको क्या रखना है, कुल प्राप्तियां और व्यय याद रखना है। तो बजट का नंबर दोनों ही आपके सेम दिए गए हैं, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे याद रखना, क्योंकि इतना नंबर है आप एग्जाम में जाके भूल जाएंगे। तो देखिए कैसे याद रखना है, जैसे दिया गया है तो इसको तीन तीन करके दो पार्ट में तोड़ना है। तो सबसे पहले 506, 5 से आगे बढ़े 6, बीच में 0, उसके बाद दो पार्ट में तोड़ा तो यहाँ 5 आ जाएगा। अगर इसको भी याद नहीं रखेंगे तो भी चल सकता है। अब तीन पार्ट क्या है, 3 4 5, 3 4 5 इक्वल 506। तो आप ऐसे ही याद रखें। आप कहेंगे कि ये क्या बेहूदी ट्रिक है, तो देखिए ऐसे ही कुछ बेहूदी या कुछ ट्रिक बना के दिमाग में जब याद नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम में इतने टेंस्ड कंडीशन में जब सेम फैक्ट्स आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे ना, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे मतलब आधा करेंगे, तो आधा मतलब 5, 10 का आधा 5, 5 करेंगे। उसके बाद 5 0 6 और 3 4 5। अगर किसी को कुछ भी याद नहीं हो रहा है ना, तो लास्ट का 3 4 5 याद रखें, सीक्वल से तीनों। ऐसा अगर बहुत ही बुरी किस्मत होगी कि बीच के नंबरों को कुछ चेंज करके बनाया जाएगा, वरना आपको लास्ट के ये नंबरों से भी आप पकड़ लेंगे। और बीच में देखिए 5, 5 से 6 बढ़े आगे, एक बीच में 0 लगा दिए, 5 0 6, बीच में आधा किया तो 5 3 4 5। चूंकि ऐसे ही नंबर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको ऐसी ट्रिक्स बना के, कुछ ऐसे न्यूमेरिक बना के याद करवाया जा रहा है, ताकि आपको याद रह सके। चूंकि प्राप्तियां और व्यय दोनों सेम है, तो कुछ भी पूछे तो आप दोनों ही सेम में बता सकते हैं। तो क्या हो गया, 506, बीच में से डिवाइड किया 5, और 3 4 5 सीक्वल से चलेंगे तो 3 4 5 आपको ऐसे याद हो जाएगा। या आप कोई और अच्छी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, तो वो बना बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ट्रिक है। अगर आपकी अच्छी ट्रिक रही होगी तो उसको पिंड कर देंगे, जिससे और भी साथियों को मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए राजस्व घाटा नहीं याद रख सकते, इतना आप नहीं याद रख पाएंगे, इसलिए मैं भी नहीं कहूंगा इतना याद रखिए। केवल राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जानते होंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कुल खर्च में और कुल प्राप्तियों को जो जोड़ दिया जाता, मतलब घटा दिया जाता है। जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मतलब घाटा क्या होता है, सबसे पहले तो घाटा समझिए। घाटा क्या होगा, जितनी हमारी इनकम है और जितने हमारे खर्च हैं, यदि हमारे खर्च ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो हमारा घाटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार सरकार का घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, राजकोष का घाटा होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारा कुल खर्च है, जब उनमें से हम प्राप्तियां जो हम प्राप्त कर रहे हैं उनमें से घटा देंगे। यदि हमारा खर्च ज्यादा है, प्राप्तियां कम है, तो हमें क्या होगा, घाटा हो जाएगा। जो गैप बनेगा वो हमें घाटा हो जाएगा। तो घाटे को सिंपल भाषा में याद रखते हैं, खर्च यदि हमारा ज्यादा हो जाएगा, प्राप्ति मतलब हमारी इनकम कम होगी, तो हमें घाटा होगा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति। इजी यदि याद रखना है। वैसे होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या होता है, जो हमारा कुल खर्च होता है, मतलब कि सॉरी, हाँ कुल खर्च होता है, तो हमारा कुल खर्च माइनस करते हैं क्या, कुल प्राप्तियां, उनमें से क्या हम नहीं जोड़ते हैं, जो नॉन डेब्ट, मतलब जो डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट होती है, मतलब जो हम उधार लेते हैं, जो ऐसे पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं जो उधार के फॉर्म में लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए सरकार जनता से उधार ले रही है, आरबीआई से या विदेश से उधार ले रही है, तो जो उधार लेती है सरकार, उसको फिजिकल डेफिसिट में नहीं जोड़ा जाता, उसको घटा दिया जाता है। तो कुल खर्च में से जब हम प्राप्तियां घटाते हैं, लेकिन प्राप्तियों में क्या नहीं जोड़ते हैं, डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं जोड़ते हैं, ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, डेब्ट कैपिटल रिसीट्स नहीं जोड़ते, तो उनको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जिसको यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार फिर से आपको आप समझिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। राजकोषीय घाटा, घाटा तो आप समझ ही गए कि खर्च में से जब आप इनकम या प्राप्ति घटा देंगे, तो जो नंबर निकल के, जो गैप निकल के आएगा वो आपका घाटा हो जाएगा। ऐसे ही सरकार का घाटा होता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होगा, सरकार का जो खर्च होगा उसमें से जब प्राप्तियां घटा देंगे, यदि खर्च ज्यादा हो जाएगा, सरकार की प्राप्तियां कम रहेंगी, तो जो गैप होगा, जो गैप बनेगा, जो नंबर निकल के आएगा, वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट की प्राप्तियों में जब आप प्राप्तियां जो मतलब फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं, तो जब जो हम इनकम या प्राप्तियां जोड़ते हैं, तो उसमें से उधार को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उधार जोड़ लेंगे तो फिर आपका नंबर गलत बन जाएगा, क्योंकि उधार आपकी इनकम नहीं है, उधार को आपको वापस लौटाना है। तो इसलिए प्राप्तियों में डेट डेट कैपिटल रिसीप्ट, मतलब पूंजीगत जो प्राप्ति होती है, जो उधार के फॉर्म में आती है, उसको नहीं जोड़ते। अब आपको दो बार समझाया, इतनी इजी फॉर्म में समझा दिया गया, आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपका पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपको इतना जोर देके समझाया जा रहा है। देखिए राजकोषीय घाटा आपका कितना रहा है, 4.4%। ये भी आपको नंबर याद रखना है। और आपको जो भी इंपोर्टेंट नंबर है वो आपको लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में बना के भी दे दिए जाएंगे, एक पेज पर वन पेजर दे दिया जाएगा,
जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के बजट के सर्वे के जो भी फैक्ट है तो आपको वो एक पेज पे ही आ जाएंगे ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो यहाँ आपको कितने 2 फैक्ट बताए गए। अभी तक वैसे आपको फैक्ट ही कितने बताएँगे? देखिए जीडीपी की ग्रोथ रेट बताई गई 6.5% बताई गई है। जीबीए की आपको ग्रोथ रेट 6.4% बताई गई है। उसके बाद आपको ये 2 फैक्ट बताए जा रहे हैं, जिसको भी आपको याद रखनी है, ट्रिक बताई गई है। 3, 4, 5 आप लास्ट का ही याद रख लीजिए, तीनों सीक्वल्स हैं। तो आपको क्या हो गया यूनियन बजट का जो कुल व्यय है या यूनियन बजट का जो आकार है वो आपको याद हो जाएगा। अब आपको क्या रखना है? केवल एक फैक्ट 4.4 आप या तो रख लीजिए सेम है, तो राजकोषीय घाटा आपका कितना बराबर कुछ भी आप ट्रिक बना के 4.4 रहे रही आपका फिजिकल डेफिसिट, तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और आपको नीचे यूनियन और मतलब यूपी दोनों बजट और सारे दोनों के फैक्ट को भी कंपेयर करके बता दिया जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो आपको फैक्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से समझाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि बिल्कुल ईजी तरीके से आपको याद रखने की ट्रिक्स या निमोनिक्स कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे आप एग्जाम में क्लिक कर सकें। भले ही बेहूदी ट्रिक हो आपको लगेगी, लेकिन आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो समझ आएगा कि ऐसी ट्रिक्स जब दिमाग में जाती हैं और जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपको कैसे क्लिक कर जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए एक ये भी याद रख सकते हैं कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस में जाता है। तो देखिए डिफेंस में, रोड में और रेल में, कुछ ऐसे डीआरआर, डिफेंस, रोड, रेल, 3 फैक्टर में जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपका डिफेंस और रोड में सबसे ज्यादा बजट का सबसे ज्यादा मद पर व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। अब देखिए चूंकि आपको बताया गया स्कीम्स बहुत आती हैं आरओ में मिलाने के लिए, तो आपको प्रमुख योजनाओं का बजट आवंटन भी पढ़ना होगा और उनके किस वर्ष उनका योजना का शुभारंभ किया गया था आपको वो भी याद रखना होगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ हाईलाइट जो करेंगे आपको वही याद रखना है, उसके बाद आएंगे ना शायद आप एलिमिनेट कर लेंगे या बहुत टफ आएगी तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में। तो ग्रामीण सड़क योजना ये तो थोड़ा सा इजी होता है, कुछ कुछ इजी जैसे आप याद रख सकते हैं। तो ये 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय योजना ये बहुत मतलब चरमोत्कर्ष पर थी, अपने बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट की गई थी। और इस कहते हैं कि इसी योजना ग्रामीण तक सड़क पहुंचाने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगले चुनाव में हार गई थी। तो ये 2000 में स्टार्ट की गई थी, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। कुछ ऐसे याद रख सकते हैं 2000 सड़कें बन रही है या कुछ भी, वैसे इजी है, इसको आपको निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। और इसमें देखिए 19,000 का बजट भी दिया गया है, तो इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2 और 19, 3 जीरो लास्ट के 3 जीरो से भी, 3 जीरो के लास्ट के कॉमन है उससे भी याद रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बजट आपको केवल 2 या 3 का ही याद रखना है। जैसे मनरेगा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद पूछ देता है, कई बार पूछा भी गया है। तो मनरेगा में कितना बजट दिया गया है? 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो मनरेगा में 86,000 करोड़ का बजट दिया गया है और आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 19,000 का बजट आवंटन किया गया। 2 का ही आप बजट याद रखिए, उसके बाद आप बजट नहीं रख पाएंगे याद। यदि रखना चाहें ना, जल जीवन मिशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चूंकि 67,000 ये ज्यादा फैक्ट नहीं है, 67,000 इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं सलाह दूंगा कि कोई भी बजट की आवंटन राशि आप राशि को याद रखें, क्योंकि यहाँ रख लेंगे एग्जाम में क्लिक नहीं करेगी वो। अब लेकिन आपको सन 2-3 के याद रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले पीएम किसान, किसान सम्मान निधि, जो 6,6,000 की जो 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दी जा रही है, छोटे किसानों के लिए दी जा रही है। पहले सभी किसानों को दी जाती थी, अब छोटे किसानों को दी जा रही है। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि, तो ये कोविड के पहले स्टार्ट की गई थी। आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि ये कब स्टार्ट की गई थी? 2019 में। पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी। अब गरीब कल्याण अन्न योजना, ये तो आपको पता ही है कोविड में स्टार्ट की गई थी, तो 2020 में स्टार्ट की गई थी कोविड में। अगर इसका भी बजट याद रखना चाहे तो 20-30 ऐसे याद रख सकते हैं। 2020 में स्टार्ट हुई थी और 20-30, क्योंकि देखिए कुछ आपको बजट भी याद रखना पड़ेंगे, पूछ लेता है मिलाने के लिए, मिलान में आ जाएगा। तब या तो आपको स्किप करना पड़ेगा या कोई ट्रिक से अगर आप याद रख सकेंगे तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने कितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क देखा 2000, 19,000 2000 में आई और 19,000 उसका बजट आवंटन। पीएम किसान योजना, चूंकि किसान सम्मान निधि आपको याद होगा कि कोविड के पहले, कुछ कोविड का एक एरा ऐसा बन गया ना कि बिफोर कोविड आफ्टर कोविड के बाद से भी आपकी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। तो बिफोर कोविड आई थी किसान सम्मान निधि, तो ये भी आपकी एक मेजर स्कीम थी किसानों के खाते में। जो छोटे या मझोले किसान होते हैं उनको जब 6,000 की 3 किस्तों में एक मुश्त राशि दी जाती है ना, तो आपको क्या होता है कि उनको भी काफी हेल्प हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है कोविड से, कोविड के पहले तो 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें फ्री राशन दिया जा रहा है, जो राशन के द्वारा मतलब फ्री राशन दिया जा रहा है, गेहूं, चावल, दाल, पहले तो घी भी दिया गया है स्टार्टिंग में जब कोविड पीरियड चल रहा था। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो 2020 कोविड के समय याद की गई थी। 20-30 इसका बजट भी ऐसे याद रख सकते हैं। मनरेगा में आपको मनरेगा का याद होगा, मनरेगा का एक्ट आया था 2005 में
स्कीम स्टार्ट हुई थी नरेगा, पहले ये नरेगा नाम से थी, तो 2005 में नरेगा एक्ट आया था, उसके बाद 2006 में स्कीम आई, फिर 2009 में इसमें मतलब महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी जोड़ने के बाद ये मनरेगा बन गया। तो पहले ये नरेगा एक्ट आया 2005 में, स्कीम बनी 2006 में, और 2009 में मनरेगा हो गया। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, मनरेगा का पूछ लेता है, इसीलिए इसको आपको स्कीम एक्ट कब पारित हुआ, कब नरेगा से मनरेगा बना, और इसका कितना 86,000 करोड़ बजट है, ये आपको याद रखना है। तो 86,000 कुछ भी तीनों मतलब 3 जीरो से 86 कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, गांधी जी से याद रख सकते हैं, कुछ भी अपना निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। तो मनरेगा 2005 से 2006 और 2009 में ये मनरेगा बना नरेगा से, और 86,000 करोड़ बजट, तो इसका अच्छे से याद रखिए, आपको थोड़ा साफ भी कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो बजट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या रखना है, ये आपको बजट इसका अच्छे से याद रखना है, एक आपको ग्रामीण सड़क की योजना का बजट, दो तो बजट अच्छे से करने हैं, अगर फिर भी कुछ ना हो रहा तो ये 2 बजट जरूर याद कीजिएगा, स्टार्टिंग के 4 स्कीम के सन भी याद करिएगा, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई और हल नहीं है, आपको इनकी स्कीम्स के न्यूमोनिक्स बनाने हैं, कुछ भी बना के याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी आई थी वो 2015 में आई थी, ग्रामीण आई थी 16 में आई थी, तो पहले शहरों में आवास दिया गया, फिर उसके बाद गांव में आवास दिया गया, अब तो इसका 2.0 भी आ गया, 5-5 साल के बाद 2.0 भी चला दिया, लेकिन ये स्टार्ट कब हुई थी, तो 2015-16 में। तो पहले ये मत करिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, क्योंकि आवास ना थोड़ा सा ग्रामीण से जोड़ के देखा जाता है, तो इसमें शहरी योजना पहले आई थी, तो पहले शहरी 2015, ग्रामीण 2016, तो उसी से याद रखना है, इनके बजट याद नहीं रखने, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आपको फसल बीमा योजना रखनी है क्या, 2016 फसल बीमा योजना 2016 में, और चूंकि मतलब स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ये शहरी ग्रामीण दोनों आपका 2014 में ही आया था, तो ये आप याद भी रख सकते हैं, ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन हाँ इसलिए याद रख सकते हैं कि जब मोदी जी की 2014 में गवर्नमेंट बनी थी, तो उसी टाइम इनका सबसे पहला नारा था स्वच्छ भारत मिशन, भारत को क्लीन करना, तो उससे याद रख सकते हैं। तो आपकी कितनी स्कीम हो गई, ग्राम सड़क रखनी है, किसान रखनी है, गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना रखनी है आपको, मनरेगा आवास योजना तो रख ही लेंगे आप, ठीक है, एक फसल बीमा, और ये छोड़ भी सकते हैं करने, ये आपको स्टार्टिंग की 4-5 स्कीम बहुत अच्छे से याद रखनी ही है, और जो स्कीम आपको ट्रिक से बन सके ट्रिक से बनाइए, जैसे याद हो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बजट का अनुमान है जो 25-26 का, उसमें सब्सिडी हेतु कुल व्यय किया गया है, जो कुल व्यय बताया गया, नंबर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन किन मदों पर सबसे अधिक व्यय किया गया, सिक्वल पूछ लेता है, कई बार 4 मदें दे देगा, इनमें से कौन कौन सी मदें हैं, या 5 दे देगा पूछ देगा, या इनमें से कौन सी नहीं है पूछ देगा, तो आपको इसकी ट्रिक क्या है, FFF ऐसे याद रखना है आपको, फूड फर्टिलाइजर फ्यूल, तो सीक्वल से ही बताया गया है, फूड फर्टिलाइजर फ्यूल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 3 मदों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी में व्यय होता है, तो आपको फूड फर्टिलाइजर फ्यूल FFF ऐसे याद रखना है। उसके बाद ये आपका फैक्ट आपको पीछे करा ही दिए गए हैं सारे लगभग, उसके बाद सर्वे के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे आपका ना बजट में आपका ग्रोथ रेट जीडीपी का कितना दिखाया गया है, 6.5%, लेकिन आपका इकोनॉमिक सर्वे आपका 6.4% दे रहा है, तो ये भी आप याद रख के चलिएगा कि बजट के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.5% है, और आपका सर्वे के अनुसार 6.4% है, बस केवल इतना याद रखना, नहीं भी रखेंगे ना आप तब भी चल जाएगा, क्योंकि बजट के अनुसार ही पूछा जाएगा, तो 6.5% ही हुआ बस, लेकिन 6.5% को किसी एक को आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि बजट के अनुसार 6.5% है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनमें से कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको इतना समय भी नहीं है, और इकोनॉमिक्स का उतना वेटेज नहीं है, एक दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से इसको टाइम भी देना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा फैक्ट में भी नहीं भूल जाएंगे, इसलिए जो मेजर फैक्ट्स हैं, जो मेजर स्कीम्स हैं, जो मेजर कीवर्ड्स हैं, उसी को केवल आपको हाईलाइट करके दिया गया है, ठीक है। तो 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार जो आपका फॉरेन रिजर्व होते हैं, उसमें आपका देखिए चीन जापान, ये तो आप याद रख लेंगे, चीन सबसे आगे होता है, उसके बाद जापान, लेकिन आप स्विट्जरलैंड में फंस जाएंगे, तो स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर फॉरेन रिजर्व में, चीन जापान स्विट्जरलैंड, फिर चौथे नंबर पर हम आते हैं रिजर्व के मामले, ठीक है। अब फॉरेन रिजर्व की आप स्थिति आपको आगे भी बताएंगे, फॉरेन रिजर्व कितना हो गया, फॉरेन रिजर्व में कौन कौन से चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, ये भी आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ देखते हैं कि वैश्विक इन्फ्लेशन रेट, वैश्विक मुद्रास्फीति आईएमएफ के अनुसार, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, तो देखिए आईएमएफ के अनुसार आपकी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी है आपकी 5.7%, एक आपको फैक्ट ये भी याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको फैक्ट याद नहीं कराएंगे।
मेजरली हार्डली आपको 10 फैक्ट याद रखने होंगे। अगर 10 फैक्ट भी आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर तो मतलब ताज्जुब की बात है। बट आपको 10 फैक्ट लगभग मेजरली मोटे-मोटे आपको याद रखने हैं। तो आईएमएफ के अनुसार जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है वो 5.7% है और आरबीआई के अनुसार जो भारत हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है, आरबीआई के अनुसार जो भारत हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी है? 4.2% है और आईएमएफ के अनुसार 4.4% है। तो आपको ये दो याद रखने हैं 2025 के लिए, 26 के लिए छोड़ भी सकते हैं। और 4.4% आपको पीछे ही बताया गया आपका फिजिकल डेफिसिट है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आईएमएफ के अनुसार जो इंडिया की इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है वही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। कुछ ऐसा निमोनिक्स बना के आप केवल फैक्ट्स को आपको जगल करना है, याद रखना है, दिमाग में कैसे आप फिट कर सकते हैं ताकि एग्जाम तक याद रह सके। बस हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि एग्जाम में आंसर सही हो, चाहे जैसे हो, चाहे बेतुकी ट्रिक बना के हो, चाहे कुछ भी करके हो। आगे चलते हैं। ये आपका कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, इसको आप स्किप करके चल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए जूट में भारत अग्रणी देश है। पीछे पीसीएस में भी पूछा गया है कि जूट में भारत की कौन सी रैंकिंग है। चाइना, इंडिया, चाइना काफी लोग चाइना लगाते हैं, तो जूट में भारत उत्पादक पहले नंबर पे आता है और कपड़ा में हम 6वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी जो कई जब बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा था तब एडिटोरियल आर्टिकल्स आ रहे थे कि बांग्लादेश की जो कपड़ा उद्योग की गिरावट होगी उसकी जो खाली जगह है उसको हम भर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे भी याद रखेंगे ना जब फैक्ट्स को, तब जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं। कपड़े में हम 6th नंबर पे और हम सबसे ज्यादा रॉ रॉ मतलब कपड़ा को बेचते हैं, रॉ फाइबर हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं बजाय सिंथेटिक फाइबर मतलब बना हुआ कपड़ा हम सबसे ज्यादा नहीं। जबकि हमें हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, हम बना के कपड़ा बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रॉ मटेरियल को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं क्योंकि हमारी कपड़ा की इंडस्ट्री इतनी कमजोर है और हम उसकी उस पर मतलब सिंथेटिक कपड़े पर रॉ मटेरियल पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देते हैं कि वो उतनी हद तक पनप भी नहीं पाती है। अब यही देखते हैं कि कुल निर्यात की यहाँ बात की गई है और तकनीकी वस्त्र उद्योग में हम 5वें नंबर पर हैं। ठीक है, तकनीकी वस्त्र उद्योग में भी हम 5वें नंबर पर हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कपड़ा होता है, रॉ मटेरियल को निर्यात करते हैं, फिर भी हम सिंथेटिक फाइबर या तकनीकी वस्त्र उद्योग, सिंथेटिक फाइबर मतलब कि जो फाइबर जो जिनमें आग नहीं पकड़ती, तकनीकी वस्त्र उद्योग होते हैं जो आग के काम मतलब टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस्ड कपड़े होते हैं कहते हैं ना, जिसमें रॉ नहीं पकड़ती, फटते नहीं जल्दी, वो वाले तकनीकी वस्त्र होते हैं। बस उसके बाद आपका ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तो आप आगे याद रख सकते हैं या फैक्ट स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में आपको पता ही है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद इस सबको स्किप कर सकते हैं। हाँ, अब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं। अब इनको मैं कैसे याद रखना है, देखिए चाइना में पता है कि सबसे पहले हम सबसे चाइना से आयात करते हैं। उसके बाद रूस से हम क्या करते हैं, चूंकि डिफेंस करते हैं, गैस करते हैं, ऑयल करते हैं, तो ये भी आप दिमाग में बना सकते हैं कि रूस सेकंड नंबर पे हो सकता है। शायद अब रूस और यूएई में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन रूस से हम ऑयल, गैस, डिफेंस, S-400 कितना आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, सॉरी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चाइना आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद है आपका रूस, फिर आपका यूएई, क्योंकि यूएई से हम बहुत ज्यादा तेल आयात करते हैं, तो यूएई आता है। और चौथे नंबर पे आता है आपका यूएसए। तो आपको 4 ही याद रखने हैं मेजर। ठीक है, अब आप आयात करते हैं तो उसकी बात आपकी इन्हीं से निर्यात भी बन जाएगा। तो देखिए जो चौथे नंबर पे वो 1 नंबर पे आ जाएगा आपका निर्यात में, तो हम सबसे ज्यादा यूएसए को निर्यात करते हैं। और अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखें ना, टॉप 10 जो हम निर्यात कंट्रीज निर्यातक देश देखें, तो उनमें केवल ना हम जो सरप्लस में आते हैं, जो हमारा ट्रेड सरप्लस होता है कि हम उनको भेजते ज्यादा है, आयात मतलब निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, तो उनमें केवल और केवल एक यूएसए ही है। बाकी जो टॉप 9 कंट्रीज है उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब उनके पास हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, ये भी फैक्ट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट में डाला जा सकता है कि टॉप 10 कंट्रीज में हम कितनी कंट्रियों में हमारा ट्रेड सरप्लस है। बोल देगा किसी भी कंट्री में ट्रेड सरप्लस नहीं है, या बोल देगा कि 2 या 3 कंट्री में, कुछ भी ऐसे फैक्ट बना सकता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी आपका बजट में दिया गया है। उसके बाद देखिए जो चौथे नंबर का वो 1 नंबर का बन गया, जो 3 नंबर का है वो आपका 2 नंबर का, तो नीचे से ऐसे चलेंगे। यूएसए, सॉरी यूएई आपका दूसरे नंबर पे आ गया, यूएई। अब तीसरे नंबर पर रूस था, बस यहाँ आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा नीदरलैंड, क्या आ जाएगा आपका नीदरलैंड। ठीक है, और चौथे नंबर पे चूंकि आपका चाइना है, तो यहाँ पहले नंबर पे, तो यहाँ चौथे नंबर पे हो गया। तो आप आयात को याद रखेंगे तो निर्यात भी याद रख लेंगे, चूंकि आयात आपको पता है चाइना, दूसरे नंबर पर रूस, यूएई, चौथे नंबर पर अमेरिका। और उसके जैसे घुमा देंगे फैक्ट को, तो आपको यूएसए पहले पे आ जाएगा, यूएई दूसरे पे आ जाएगा, रूस की जगह नीदरलैंड आ जाएगा आपका, और चाइना चौथे पे आ जाएगा। बस आपको नीदरलैंड रखना है और चीन आपका चौथे पे आ जाएगा। तो ऐसे जब आप फैक्ट याद रखेंगे तो आप आयात और निर्यात को दोनों एक साथ याद कर सकते हैं।
तो ठीक है, सेम यही दिया गया है, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और चाइना, इनमें हम कितना निर्यात करते हैं, परसेंट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको मेजरली 5-6 ही फैक्ट बताए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, और पूरी क्लास में आपको 8-10 फैक्ट ऐसे बताए जाएंगे जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो घबराना नहीं है और अच्छे से एक बार क्लास देखिए। एक बार क्लास देखने के बाद जब रिवीजन करेंगे तो 2x पे आप रिवीजन कर सकते हैं, या 8-10 फैक्ट को अपने एक 1 पेजर पे आपको दिया भी जाएगा, उसमें कुछ ब्लैंक पेज छोड़ा जाएगा, आप उसमें भी लिख के आपका एक पेज में आपका पूरा आर्थिक परिदृश्य खत्म कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का बजट देखते हैं, जो 25-26 का बजट आया है। डेट पहले तो याद रखिए, कई बार यूपी, चूंकि यूपी का ही एग्जाम दे रहे हैं तो मे भी हो सकता है डेट भी पूछे, तो क्या रखना है, 20 फरवरी 2025 को। तो कैसे याद रख सकते हैं, या तो 20-20 से कर सकते हैं, 20-20 फरवरी 2, सब में 2-2 इतना यूज हो रहा है, 20-2 2025, देखिए कितना 2-2 यूज हो रहा है, 20 में 2, 2 में 2, 2-2, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। केवल 5 को यदि छोड़ दें तो सब 2-2 से ही तो बना हुआ है, तो अब डेट कैसे याद रखते हैं, कितना ईजी हो गया, 20-2-2025, यदि 5 को छोड़ दिया जाए तो 2 ही 2 आ रहा है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बना के जब याद रखेंगे, जब आप वहां देखेंगे 20 फरवरी 2025, 20 मार्च 2025, 21 फरवरी 2025, 22 फरवरी 2025, तो इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए 21 में भी 1 आ जाएगा, 22 कुछ भी डेट करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे, इसमें सब में 2 2 2 2 आएंगे। तो कुछ ऐसे जगल करके फैक्ट, कुछ ऐसे मतलब सिनॉप्सिस बना के, कुछ भी ऐसा करके आपको फैक्ट याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार इसको आपको इरेज करके और फिर से समझा देते हैं, जिसको यदि नहीं समझ आएगा कैसे डेट, तो डेट समझ गए होंगे, 20-2-2025। यदि इसमें 5 छोड़ दिया जाए ना तो 2-2-2-2 और 0 ही आ रहे हैं, तो अब डेट को नहीं भूलें। उसी प्रकार पता है सुरेश कुमार खन्ना आपके यूपी के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 20 फरवरी 2025 को आपका यूपी का बजट पेश किया गया। अब बजट का आकार आपको याद रखना है कि बजट का आकार, तो इसकी भी आप कोई ट्रिक्स बना लीजिए, जैसे 2-2 के फैक्ट में तोड़ लीजिए इसको, 80, 87, 36, 3 दूनी 6, कुछ भी याद नहीं हो रहा तो मैं तो कह रहा हूँ लास्ट के 2 शब्द ही याद रख लीजिए, एक पहला शब्द, लास्ट के 2 शब्द, 3 दूनी 6, लास्ट के शब्द ऐसे 3-6 यहाँ है, वहां आपको बताया था 3-4-5 है, तो आप ऐसे याद रखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। मेजरली आपको करना क्या है, आपको फैक्ट केवल एग्जाम तक याद रखना है, चाहे जैसे हो। तो आपका यूनियन बजट जैसे आपका था, तो उसमें आपको बताया था 3-4-5 आप लास्ट की याद रख सकते हैं, और आपका जो यूपी का बजट है तो लास्ट के 3 दूनी 6 आप ऐसे याद रख सकते हैं, लास्ट के 2-3 शब्द भी याद रख लेंगे, 2-3 नंबर भी याद रख लेंगे, तो भी आप बजट के नंबरिंग को याद कर पाएंगे। और मेजरली वहां सीधा यही पूछा जाएगा, यूपी के बजट का आकार क्या है, यूनियन बजट का आकार क्या है, सीधा नंबर दिया जाएगा। और वहीं अगर आपको नहीं याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो मैं कहूंगा 80, 87, 36, या आपको 80, 36 लास्ट के ही 2 याद रख लीजिए तो भी काम चल जाएगा। ओवरऑल आपको फैक्ट याद रखने हैं, आप समझ रहे होंगे। जैसे भी आप याद रख सकते हैं, अपनी ट्रिक बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठीक है। ये तो सेम ही फैक्ट है, आपको कुछ और याद नहीं रखना है। ये भी याद रख सकते हैं यूपी में किस स्कीम में यूपी का पहला रैंक है, मतलब पहला स्थान है। तो जैसे आप कहाँ से, आयुष्मान कार्ड को आप मेजरली सेंटर में बना के याद कर सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड की स्कीम आई है जो, तो वो आपके जीवन को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, जीवन को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि 5 लाख तक का उसमें फ्री इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। सबको पता होगा आयुष्मान कार्ड के बारे में। तो आयुष्मान कार्ड आपको जीवन की सुरक्षा देने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे जनता का धन बचे और लोगों की पेंशन ना लगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद रखेंगे तो आप दिमाग जब भी आएगा ना, जीवन ज्योति योजना, वैसे जीवन की ज्योति रखेंगे, क्योंकि जीवन से और भी कई सारी स्कीम हो सकती हैं। तो आयुष्मान कार्ड आएगा तो आप बता देंगे कि यूपी की इसमें फर्स्ट रैंक है जी। आयुष्मान कार्ड लोगों की जीवन ज्योति की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मतलब बीमा, तो सुरक्षा की बीमा के लिए बनाई गई है। तो जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, ये भी आप याद रख पाएंगे, जिससे जनता का धन कम लगे, जो गरीब वर्ग है उसका धन कम लगे और उसकी पेंशन कम लगे। तो अटल पेंशन, जनधन, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति, ये 4 स्कीम है किसके सेंटर में, आयुष्मान कार्ड के सेंटर में। ऐसे आप कुछ अपना कुछ थ्योरी बना के कुछ किसी भी तरीके से याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा ना तो ये बहुत टफ बनता, फिर आप वहां फंस जाते कि कैसे याद करें, कैसे क्वेश्चन को हल करें, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, स्किप करना पड़ता है। स्किप करने से अच्छा कुछ ऐसे जगल करके कुछ ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं। तो ठीक है, चलते आगे क्लास देखते हैं। ये आपको फैक्ट बता ही दिए गए हैं पीछे। मेजरली इसमें क्या रखना है आपको याद बताया गया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, और आपको बजट का आकार क्या है, फिजिकल डेफिसिट, ये आपको लास्ट में भी पूरे फैक्ट एक पेज पे दे भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद नहीं करना है। यहाँ भी कर सकते हैं स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों में, जो यूपी है ना वो आपके स्वयं के जो टैक्स कलेक्ट करता है उसके मामले में सेकंड नंबर पर है, किसके बाद, महाराष्ट्र के बाद। और आपको पता ही कि महाराष्ट्र और यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए रेस में दोनों लगे हुए हैं।
एक टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। तो ये आप दोनों स्टेट लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, अभी यूपी थोड़ा पीछे है, तो महाराष्ट्र और यूपी, तो यूपी आपका दूसरे नंबर पर हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये नहीं करना है, बस ये करना है अगर कर सकें कि पिछला जो जीडीपी, पिछला बजट का आकार था, वो आपका मतलब जो प्रेजेंट का बजट है, पिछले बजट से आपका कितने प्रतिशत अधिक था, तो 9.8% अधिक था। यदि याद रख पाए तो रख सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो आप याद ही रख सकते हैं, जीरो पॉवर्टी अभियान। तो जीरो पॉवर्टी अभियान, तो ये 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 2025 तो आए नहीं है, तो 2024 को ही चलाएंगे। तो जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को चलाया गया है। अब ये स्कीम में कुछ देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। समझ जाएंगे कि मेधावी जो लड़कियां हैं उनको मतलब स्कूटी, फ्री स्कूटी देने के लिए स्कीम होगी। अब आप एक स्कीम यहाँ ये याद रखिए, मुख्यमंत्री, क्या याद रखना है आपका, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, बजट में भी दिया गया है। ये अपनी तरीके से पहली स्कीम है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित, मतलब एमएसएमई जो सेक्टर होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो सेक्टर के लिए युवाओं को गारंटी मुक्त, मतलब कोलेट्रल फ्री, ब्याज मुक्त, ब्याज भी नहीं है, कोलेट्रल भी नहीं है, ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे पीएम स्वनिधि है और पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसी प्रकार से ना ये आपकी सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुफ्त और ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, मतलब कोलेट्रल नहीं रखना है आपको कुछ, और 0% इंटरेस्ट भी है आपका, तो आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। और ठीक है, इसके अंतर्गत 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रख सकते हैं। पूछ देगा कि युवाओं के लिए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की कौन सी स्कीम अपनी तरह की पहली स्कीम है जो यूपी में चलाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, उसके बाद कोई फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये देख लीजिए, राज्य में 5 कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये तो आप जानते हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्रौद्योगिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए यूनिवर्सिटीज, और आपके 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको पता होगा कहाँ है, देखिए आपका पहला आपका लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह है आपका पहला एयरपोर्ट। दूसरा आपका कहाँ है, आपका दूसरा है बनारस में, दूसरा आपका कहाँ है, बनारस में, बनारस में क्या नाम है आपका, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा कहाँ है आपका, एक है आपका अयोध्या में, महर्षि, आपका किसका है, महर्षि वाल्मीकि, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि आपका अयोध्या में एयरपोर्ट है आपका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट कहाँ है आपका, कुशीनगर एयरपोर्ट है आपका, कुशीनगर नाम से ही है। और एक आपने पढ़ा होगा जेवर एयरपोर्ट, जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थापित है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, वही इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं 4 क्रियाशील। तो यदि पूछा जाएगा कि कितने हवाई अड्डे हैं, तो 5 हवाई अड्डे हैं। यदि पूछा जाएगा कितने क्रियाशील अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आपके 4 क्रियाशील अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब ये यूपी का है, यूपी का रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आपको बताया था स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पर आता है। केंद्रीय करों में राज्यांश, जो आपको बताया था कि यूनियन बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ जाता है, केंद्रीय करों में, राज्यों का जो अंश होता है, राज्यांश होता है, उसमें यूनियन बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा जाता है, ये दूसरे नंबर पर। तो एक दो ये याद रख सकते हैं। और आपका व्यय कहाँ होता है, पूंजीगत परिव्यय, परिव्यय मतलब कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सबसे ज्यादा जाता है जहाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं तो अन्य व्यय में अदर एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद वेतन देना होता है जो सरकारी कर्मचारियों को, उनमें एक्सपोर्ट होता है। तो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा एक्स्ट्रा जो अन्य एक्सपेंडिचर होता है, तीसरा आपको वेतन में जाता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इनको दिमाग में रहेगा तो यदि क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब राज्य का वृक्षाधन प्रदेश की भौगोलिक, मतलब कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो आपका है वो 9.96% है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और आपका जब पूछा जाएगा कि आपका फॉरेस्ट कवर कितना है, तो आपको पता होगा 6.24%, अपडेटेड है ये। 18th जो आपकी 18th आपका फॉरेस्ट कवर, मतलब फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है, वो आप इसके अनुसार यूपी का 6.24% ये आपका फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर मतलब कि 1 हेक्टेयर से बड़ा जो क्षेत्र होता है फॉरेस्ट का, उसको फॉरेस्ट माना जाता है, और 1 हेक्टेयर से जो छोटा एरिया होता है उसको ट्री बोला जाता है, मतलब पेड़ बोला जाता है, ट्री कवर एरिया बोला जाता है। तो 6.24% आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये वाला
2.96% आपका ये क्या है, ट्री और फॉरेस्ट कवर एरिया है। क्या है, ट्री और फॉरेस्ट कवर एरिया है। वनावरण और वृक्षाधार क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र का 9.96%, या तो 9.9 ऐसे याद रख लीजिए। और देखिए 9 6 जैसा ही 9 होता है, तो 6 और 9 सारे सेम सेम जैसे आ रहे हैं, तो 9.96 कुछ भी आप सिनॉप्सिस या कुछ भी निमोनिक बना के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बजट का आकार देखा है, तो ये आपको पीछे ही बताया गया है सब। आपका यूपी का जो बजट है कुल भी आपको बताया गया है, 80 87 36 3 दूनी 6, यही याद रख लीजिए, यही बहुत है। बस आपको यहाँ फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा जो आपको यूनियन बजट में भी बताया गया है, इसको आपको याद रखना है। तो 2.97% है। तो कैसे याद रख सकते हैं, 9 माइनस 7 2, तो 2.97 देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, 2.97। तो 9 और 7 का डिफरेंस क्या है आपका 2। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे ना, तो जब आपको आएगा ना 2.97 या 2.95 डाल देगा, 2.87 डाल देगा, तो देखिए इन दोनों का नहीं बन रहा है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको 2.86 डाल दे मे बी, तब आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको लेकिन इतना मतलब नेगेटिव होके नहीं सोचना है कि वही आ जाएगा जो हम सोचेंगे वही उल्टा हो जाएगा, ऐसे सोच के नहीं चलना है। तो 2.97 लेके चलेंगे, तो 9 माइनस 7 2, तो 2.97 एक ओवरऑल आप दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं। और 9.97 आपको बताया 6 और 9 सेम जैसे होते हैं, 9 6 9 से भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको ट्री और फॉरेस्ट कवर एरिया हो गया, आपका बजट 80 87 36 3 दूनी 6 हो गया यूपी का, 2.97 फिजिकल डेफिसिट हो गया। अगर यूनियन बजट आ जाएगा तो यूनियन बजट कैसे रखना है, 506 सीक्वल से चलना है, आधा काटना है 5, उसके बाद 3 4 5 ऐसे याद रख सकते हैं लास्ट के 3 अंक। तो आपको यूनियन बजट और यूपी का बजट दोनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आयकर विधेयक है, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, एक बार अगर नजर मारना हो तो मार लीजिए। मेरे अनुसार तो कर या जोड़ा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब ये थोड़ा सा ये देख सकते हैं, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको साफ करके एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इस बार जो अभी तक 7वां वेतन आयोग चल रहा था, उसके बाद 8वां वेतन आयोग अब स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2026 को खत्म हो जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट्स पहले ही से लेके, ताकि 8वां केंद्रीय आयोग की स्थापना हो सके, तो उसकी अभी मंजूरी दी गई है। अभी तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, और ओवरऑल ये 10 साल के लिए एक वेतन आयोग आता है, लेकिन कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। कोई वेतन आयोग 8 साल भी होता है, कोई 12 साल भी चला है, तो इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है। और वेतन आयोग का देखिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका हेड होता है। तो केंद्रीय वेतन आयोग का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। डेट भी अगर चाहें तो वैसे मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट डेट तो नहीं है, तो छोड़ सकते हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है इसका हेड, तो आप रिटायर्ड जज से ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 7वां वेतन आयोग, अब आपको यहाँ देखिए वेतन आयोग एक इसी डायग्राम से या इसी रिपोर्ट से समझा दे रहे हैं। तो पहला वेतन आयोग आप याद रख सकते हैं, आजादी के समय ही आया हुआ, ऑब्वियस सी बात है। चौथा वेतन आयोग आपको याद रखना है, क्योंकि 1983 उस साल वर्ल्ड कप भी जीते थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। चौथा वेतन आयोग जब आया था जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। लास्ट का 3, तो 3 रिपोर्ट दी थी उसने, 86 में, 86 में और 87 में, तो 3 रिपोर्ट दी थी इसे। मतलब 8वां वेतन आयोग चर्चा में, तो ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा वेतन आयोग है जिसने अपनी 3 बार रिपोर्ट दी थी, सॉरी, जिसने अपनी 3 बार रिपोर्ट दी थी। तो 1983 मतलब चौथा वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग आपको याद रखना है, क्योंकि 2015 में इसने रिपोर्ट दी थी, तो 2026 तक ये चल रहा है। तो आपको याद रहेगा कि जो मतलब यूनियन गवर्नमेंट जिस टाइम फॉर्म हुई थी, तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उसी टाइम 7वां वेतन आयोग आया था। तो उसने रिपोर्ट अपनी 2015 में दी थी, और 10 साल लगभग 2025 तक चला है। और 2026 के लिए एक नया वेतन आयोग को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो 7वां वेतन आयोग तो आपको याद रखेगा रहेगा 14 से या 15 से 25 तक। पहला भी याद रखिए रहेगा आपको आजादी के समय। बस आपको याद रखना है चौथा वेतन आयोग, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार दिमाग में याद रख लीजिए। 1980 जो थोड़ा सा क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, 1983 वर्ल्ड कप वो एक फेमस ईयर है, तो आप शायद उससे याद रख सकेंगे। किसी को याद नहीं हो रहा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अब अगला क्या कह रहा है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, चूंकि ये नीति आयोग ने निकाला है और भारत का पहला निकाला है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोई भी भारत का पहला नीति आयोग निकालता है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सीधा पूछेगा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, डाल देगा आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, 2 और संस्थाएं डाल देगा, एनएसओ के द्वारा। तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो केवल इसको
रिपोर्ट या सूचकांक के तौर पर याद रखना चाहें और ये याद रखना चाहें, वैसे मुझे मेरे हिसाब से 18 राज्य भी आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कब जारी किया गया, मतलब किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब देखिए पेन 2.0 परियोजना, मतलब जो पैन कार्ड है उसको अपडेट करने के लिए पेन में क्यूआर कोड लगा देंगे, जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स खोल के आ जाएगी। केवल इतना ही है। सीसीईए, तो ये दिया जाता है आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिषद के द्वारा। केवल आपको ये याद रखना है बस, कुछ खास नहीं, वैसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, ठीक है। आयुष्मान वय वंदन कार्ड ये क्या है, जो जो आप जानते होंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आपका जन आरोग्य योजना ऊपर दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, उसके ही तहत आयुष्मान वय बंधन कार्ड, मतलब क्या होता है ये, तो 70 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको फ्री 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। अब ये देखना है, 29 अक्टूबर 2024 को मोदी जी ने धनवंतरी जयंती पर, ये थोड़ा सा याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, धनवंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर डाल देगा कब, स्टेटमेंट के फॉर्म में, कि कब इसका इनॉग्रेशन या कब इसका शुरुआत किया गया, शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ये कुछ याद नहीं रखना है आपको। और ये आपको रखना है कि जन आरोग्य योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और आपको ये रखना है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ऐसी ही स्कीम, पुरानी स्कीम को उठा के वो पूछ देता है कि जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2018 में। 2018 में जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुई थी, और जो वय वंदन योजना है वो 2024 में स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब वय वंदन योजना क्या होती है, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सभी वरिष्ठ नागरिकों को उसकी आय और आर्थिक स्थिति के बावजूद, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, पता कैसे स्टेटमेंट फॉर्म किया जाता है या कैसे क्वेश्चन आता है कि वय बंधन जो आपका है ना, ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें डाल देगा या इनकी कौन कौन से टर्म्स होते हैं, किन कंडीशन के आधार पर लोगों को हेल्थ कवरेज दिया जाता है। डाल देगा सभी वरिष्ठ नागरिकों को, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमीरों को दिया जाता होगा कि नहीं दिया जाता होगा, तो आप लगा देंगे नहीं दिया जाता होगा। तो ये सभी नागरिकों को, वहां कंफ्यूज होंगे इसलिए इसको हाईलाइट करके आपको दिखाया जा रहा है। सभी वरिष्ठ नागरिक, अमीर हो या गरीब हो, 70 वर्ष की एज हो प्लस 70 एज हो, सभी को दिया जाता है 5 लाख करोड़ का वार्षिक कवरेज दिया जाता है, ठीक है। तो यह सेम ही है, बस आपको ये याद रखना है, सभी वृद्ध नागरिकों को जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं सबको दिया जाएगा। अब देखते हैं, पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है। ये तो हर साल ही होता है, जब 500 हुआ था तब भी पहली बार, 400 हुआ था तब भी पहली बार, 600 हुआ था तब भी पहली बार, 700 हुआ था तब भी पहली बार। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, क्या इसमें याद रखना है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो आपका रिजर्व है, पीछे आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसका है, चाइना का है, दूसरे में किसका है आपका, जापान का, तीसरा आपका बताया था कि स्विट्जरलैंड का है। तो 1 2 3, हम 4th नंबर पे आ गए और हमारा 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है। अब इसमें पीसीएस या यूपीएससी या आरओ या क्या क्वेश्चन बनता है, फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है कि जो आपका फॉरेन रिजर्व है ना, इसमें क्या क्या मदे शामिल होती है, क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें आपके 4 आइटम शामिल होते हैं। देखिए आपका क्या क्या होता है, फॉरेन एसेट शामिल होती है आपकी। उसके बाद आपको एक ट्रिक से ऐसे ही कराया गया है, फॉरेन जीएसटी, फॉरेन जीएसटी। तो आपकी क्या होती है, फॉरेन एसेट्स, मतलब कि 3 फॉरेन करेंसी एसेट्स होती हैं आपकी, जिसमें क्या होता है, आपका एक डॉलर होता है, आपका यूरो होता है और आपका एक पाउंड होता है। डॉलर, यूरो और पाउंड, 3 मदें आपकी शामिल होती है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फॉरेन जीएसटी, ये क्या होते हैं आपके, जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज होता है, इसकी आपकी ट्रिक होती है, तीनों का, चारों का सीक्वेंस होता है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, उसके बाद किसका वेटेज होता है, उसके बाद किसका, तो आपको सीक्वेंस से लगाने आ जाता है। डाल देगा फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ का ट्रेंच। तो ये आपका डाल देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मद को आ गया, मतलब किसका कितना वेटेज होता है, किसका हिस्सा कितना होता है। तो आपको ये ऐसे ट्रिक्स याद रखना है, कैसे, फॉरेन जीएसटी, एक बार आपको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, क्या है ये, फॉरेन जीएसटी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड और एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो आईएमएफ की मुद्रा होती है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो लिक्विडिटी फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, कि हम उसको देख के ना कैश ले सकते हैं, मतलब इस प्रकार से समझिए कि लिक्विडिटी मतलब तरलता, कैश के फॉर्म में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ की होती है। और ये क्या होते हैं, ट्रेंच, आईएमएफ के ट्रेंच क्या होते हैं, जो वोटिंग राइट्स जिससे मिलते हैं, कौन देश, मतलब कौन सा देश
आईएमएफ में कितना फंड दे रहा है, उसको कितनी वोटिंग परसेंट, कितना वोटिंग राइट्स मिल रहा है, तो आपको ये होते हैं ट्रेंच। अब आपको याद हो गया होगा कैसे, फॉरेन जीएसटी। अब हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व में आप पूछेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेन करेंसी रिजर्व में क्या क्या मदे शामिल है, तो आप जब भी पूछेंगे ना तो कहेंगे कि क्या होता है फॉरेन जीएसटी, फॉरेन जीएसटी। फॉरेन से क्या होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जीएसटी से गोल्ड, एस से जी से गोल्ड, एस से एसडी और टी से ट्रेंच। तो आप ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको लंबे समय याद रहेगा। मैंने एक बार ट्रिक बना लिया, मुझे हमेशा याद रहेगी। अब मुझे कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, जब भी आएगा फॉरेन जीएसटी तो मैं सीक्वल से लगा दूंगा उनका। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप पीवाई को उठा के देखेंगे ना तो यही क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स भरा पड़ा होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये देखिए चीन, जापान, स्विट्जरलैंड आपको पीछे ही बता दिया गया। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना से कैसे याद रखेंगे कि सुभद्रा योजना किसकी, भगवान जगन्नाथ है जो उड़ीसा में जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है उसमें 3 मूर्तियां आपको पता है, जिसमें आपकी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है, बालभद्र की मूर्ति है, और आपकी बीच में इन दोनों की बहन सुभद्रा, छोटी बहन है भगवान जगन्नाथ की। तो सुभद्रा 3 की मूर्तियां, ये भी आपको क्वेश्चन कई बार बनता है कि 3 किस किस की मूर्तियां हैं। तो ये सुभद्रा योजना, आप समझ रहे होंगे कि लड़की मतलब फीमेल के ऊपर है, तो किसके लिए होगी सुभद्रा योजना, 21 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्षों के लिए 50,000 रुपए ये दान मतलब दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और ये दो दो किस्तों में दिए जाएंगे, एक राखी पूर्णिमा पर और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इतना डीप नहीं जाना है, केवल ये पूछेगा सुभद्रा योजना ये या तो किससे जुड़ी हुई है या किस राज्य की है, केवल इतना याद रखना है। यहाँ देखिए दिया भी गया, इस योजना का नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है, जो जगन्नाथ की पुरी का मंदिर है जो, उसमें जो 3 मूर्तियां आपको समझा दिया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन नीति भी एक बार याद रख लीजिएगा, 2024 में स्टार्ट की गई थी पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए, अतुल्य भारतीयों का के माध्यम से अतुल्य भारत को मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, दिमाग में फ्रेमिंग बना लीजिए कि हाँ ये क्या है इसके पास। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली भी उसी प्रकार है। ये पहले क्या होता था ना कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं काम कर रहा है, कहीं और रहता है, जब अपने रिटायरमेंट के बाद वो अपने गृह क्षेत्र में जाता है तो उसका क्या होता है ना, तो उसकी पेंशन में दिक्कत आती है, बैंक टू बैंक में दिक्कत होती है, तो उसकी एक केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली बना दी गई है, जिससे अब कहीं भी किसी भी बैंक में जाके वो अपनी पेंशन को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं। अब पीएम स्वनिधि और दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए पीएम स्वनिधि आपको याद रखना है। कुछ कुछ इंपोर्टेंट स्कीम है जिनका आपको शुभारंभ कब हुआ था या उनका इनॉग्रेशन डेट या इनॉग्रेशन ईयर कब है, ये आपको याद रखना है। तो स्वनिधि से कुछ भी याद रख लीजिए, निधि, निधि मतलब होता है फंड, फंड का क्या हो जाएगा 2020 फंड, आपका 2020 में ज्यादा फंड मिलता है, 2020 क्रिकेट में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, कुछ भी ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको कैसे याद करना है, देखिए मैंने तो कैसे याद किया है इसको, क्योंकि हम ना स्कीम वहां जब 19 20 21 22 आ जाएगा ना, अभी तो आपको याद है, उस टाइम जब आता है तो कंफ्यूजन होती है। तो जो निधि है, निधि का मतलब हो गया आपका फंड। तो 2020 क्रिकेट से याद रख सकते हैं, जो T20 होता है ना 2020, सबसे ज्यादा पैसा उसी में, आईपीएल T20 होता है, T20 में सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो सबसे ज्यादा फंड किसमें है 2020 में, तो स्वनिधि स्व फंड तो किसका 2020। कुछ भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बेहूदी कुछ ट्रिक बना के याद रख लेता हूँ, तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो कह रहा है स्वनिधि और DNULM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लिवलीहुड मिशन है, जो नेशनल अर्बन अर्बन लिवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। इसकी जो एक पुरस्कार श्रेणी जारी की गई है, तो सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले केंद्र राज्यों की श्रेणी है। तो बड़े राज्यों की एक याद कर लीजिए, बस एमपी है, उसके बाद इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको। अब चलते हैं, इसमें प्रदर्शन करने वाले यूएलबी मतलब अर्बन लोकल जो बॉडीज है, जो नगर निगम या जो निगम क्षेत्र है, शहरी निगम क्षेत्र होते हैं, जिसे अर्बन लोकल बॉडीज कहा जाता है। तो उसमें मेगा सिटीज, मेगा या मिलीनियम सिटीज मतलब 10 लाख से अधिक क्षेत्र जो होता है, ये भी पूछ लिया जाता है आपका कि मेगा या मिलीनियम प्लस शहर कौन कौन से, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उन्हें मेगा सिटीज कहा जाता है। और मेजर सिटीज क्या होती है, 1 से 10 लाख तक की। तो इसका देखिए बहुत ईजी रहेगा याद रखना, इसमें बनारस है, इसमें झांसी नगर निगम है, इन दोनों को छोड़ देना है। अब याद कैसे रखना है, थोड़ा सा झांसी याद रखना है। झांसी में क्या आती है आपकी, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी जो लक्ष्मीबाई थी झांसी, लेकिन वो थी कहाँ की, उनका जन्म क्षेत्र था बनारस और उनकी कर्म भूमि थी झांसी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि DNULM और आपका पीएम स्वनिधि में सर्व जो उनकी पुरस्कार श्रेणी जारी की गई है, तो सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली अर्बन लोकल बॉडीज
झांसी और उसी के आधार पर आप बनारस याद रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बनारस बड़ा शहर है, इसलिए आपकी मेगा सिटीज में जुड़ जाएगा, और झांसी थोड़ा छोटा शहर है तो आपकी मेजर सिटीज में आएगा, लेकिन मेगा सिटीज में आपका बनारस आएगा। तो बनारस और झांसी से आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपके लगभग यहाँ जो वैज्ञानिक परिदृश्य सॉरी आर्थिक परिदृश्य आपका ये एक क्लास में आपको खत्म कर दिया गया है। अब इसके आप थोड़ा सा अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं। जैसे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है? देखिए जीडीपी की ग्रोथ रेट आपको बताई गई है 6.5%। वैसे आपको 6.4% इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भी बताई गई है, लेकिन आप याद क्या रखना है, 6.5% जीडीपी की ग्रोथ रेट, और ये सब रियल जीडीपी है। नॉमिनल से रियल मतलब वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, जो बेस ईयर आपको बताया गया था 2011 का, तो उसी के आधार पर ये आपको याद रखना है ग्रोथ रेट है। और जीबीए का ग्रोथ रेट आपको बताया 6.4%। ये आपको पहले ही पेज पे दोनों फैक्ट बताए गए, और ये फैक्ट तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ग्रोथ रेट, जीडीपी की ग्रोथ रेट तो आपको अच्छे से याद करना है। अब केंद्रीय बजट का आकार आपको बताया गया था, बीच में से तोड़ेंगे तो 5, और 3 4 5 5 6 ऐसे याद रख सकते हैं। इसी प्रकार यूपी का बताया था 80 87 36, 3 दूनी 6, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 9.8 के परसेंट से पिछले बजट की तुलना में 9.8% बढ़ा हुआ है। आपको फिजिकल डेफिसिट समझाया भी है बहुत अच्छे से, और आपको फिजिकल डेफिसिट बताया भी है। और आपको चूंकि यूनियन बजट का आपको फिजिकल डेफिसिट याद रखना है, पिछला जो 2024-25 का फिजिकल डेफिसिट था ये आपका 4.8% था। इसके हमारा फिजिकल डेफिसिट इस बार कम हुआ, मतलब हमारा घाटा कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है, घाटा कम हुआ है। इस बार का घाटा क्या है? 4.4%। तो आपको ये याद रखना है। और आपका 2.97 ये बताया था, इन दोनों का गैप 2, तो 2.97 आपका क्या हो गया? आपका यूपी का फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। वनावरण और वनाच्छादन आपको बताया गया है 9.96%, और फॉरेस्ट कवर आपको बताइए 6.24%। और जब आपको फॉरेस्ट मतलब कि वन रिपोर्ट पढ़ाई जाएगी नई वाली, वैसे तो पीपी सर के द्वारा पढ़ाई भी गई, एक बार आपको फिर भी पीडीएफ उसकी शेयर कर दी जाएगी, तो उसमें भी आपके सारे फैक्ट आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट में मिल जाएंगे। कौन सा मतलब परसेंट के हिसाब से कौन सा आपका क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जैसे भदोही, मऊ, संभल, सब आपको पूरा कवर कराया गया है, तो आप उसको भी पढ़िएगा। और आपकी कुछ जगह भी छोड़ी गई है, देखिए एक पेज आपको पूरा ब्लैंक दिया गया है, तो जो भी फैक्ट आपको याद ना हो रहे तो इसको याद रख के केवल इसी का स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकाल के आप अपना रख सकते हैं। तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का, या जो इकोनॉमिक्स के जो डेटा है आर्थिक परिदृश्य में दिया गया है, ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और यकीन मानिए यहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल मिल जाएंगे। और जब आप 8-10 ये फैक्ट याद कर लेंगे तो तब आप समझेंगे ना कि इन फैक्ट्स की कितनी वैल्यू होती है। तो चलिए क्लास को आज यहीं रोकते हैं, अब आगे की क्लास आपको कराई जाएगी, और कोशिश करेंगे आज शाम को भी आपको क्लास अपलोड की जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।